नमस्ते बच्चों। सेकेंड लैंग्वेज की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। देखिए, दो लंबी कविताएं आपको पढ़नी है। नागार्जुन द्वारा रचित वो फिर जी उठी, उदय प्रकाश द्वारा रचित बैरागी आया गाँव में। आज हम शुरू करेंगे वो फिर जी उठी। ये कविता है, नागार्जुन द्वारा लिखी गई है। तो कविता में जाने से पहले हम काव्य परिचय ले लेंगे। नागार्जुन कौन थे, नागार्जुन के रचनाएं कौन कौन सी है, इन सब के बारे में परिचय प्राप्त करने के बाद हम कविता की ओर जाएंगे। वैसे ये कविता बहुत ही सुंदर कविता है। प्रकृति पर जो प्रदूषण हो रहा है उसी पर लिखी गई ये कविता है, एक नदी पर लिखी गई कविता है। तो देखेंगे नागार्जुन के बारे में, ठीक है। देखिए, नागार्जुन, यही है नागार्जुन। जो इमेज आप देख रहे हैं वो नागार्जुन है। और हम देखेंगे नागार्जुन का जन्म कब हुआ। 1911 में बिहार की दरभंगा जिले के तरौनी ग्राम में नागार्जुन का जन्म हुआ था। उनका असली नाम था वैद्यनाथ मिश्र। उपनाम उनके दो थे। उपनाम माने रचनाओं के लिए जो नाम स्वीकार किया जाता है लेखकों द्वारा, उसे ही उपनाम कहते हैं। तो ये उपनाम उनके दो थे, क्योंकि वे मैथिली भाषा में भी लिखा करते थे और हिंदी में भी। तो मैथिली यात्रा में वे यात्री नाम से, यात्री उपनाम स्वीकार करके यात्री नाम से वे लिखा करते थे, और हिंदी में नागार्जुन के नाम से। और सभी लोग उन्हें आदर से बाबा पुकारते थे। तो बाबा नागार्जुन, ऐसा ही उनको कई टेक्स्ट बुक में आपको उनका नाम मिलेगा, बाबा नागार्जुन। आगे हम देखेंगे उनकी शिक्षा के कहाँ हुई। काशी संस्कृत के एक विद्यालय है, वहां से व्याकरण माध्यम परीक्षा उत्तीर्ण की थी। देखिए, व्याकरण माध्यम परीक्षा माने हिंदी में भी ऐसे प्रचार सभाओं द्वारा कई परीक्षाएं चलती है। उसी प्रकार भाषा के व्याकरण के संबंध में एक परीक्षा के माध्यम परीक्षा, तो व्याकरण माध्यम परीक्षा ही बाबा नागार्जुन ने उत्तीर्ण की थी। लेकिन बहुत ही प्रतिभाशाली थे वे, तो अपने ही अध्ययन से यानी कि स्वाध्याय से वे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मैथिली, पाली, सिंधी और सिंहली आदि भाषाओं पर ज्ञान प्राप्त किया था। सिंहली भाषा माने श्रीलंका की भाषा। देखिए कितनी भाषाएं वे जानते थे, इतने प्रतिभाशाली थे वे। तो यही है उनकी शिक्षा संबंधी बातें। आगे देखेंगे उनका धर्म क्या था, दर्शन क्या था और राजनैतिक विचार क्या था। देखिए, वैसे तो वे मूल रूप से वे ब्राह्मण तो थे, लेकिन उन्हें समाज के ये वर्ण व्यवस्था पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। दर्शन की बात कहें तो वे मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित है। उन्हें प्रगतिशील कवि कहते हैं, यानी कि समाज में जो शोषण और शोषक और शोषितों के बीच जो खाई है, उन्हें मिटाने के लिए वे अपनी रचनाओं के द्वारा आवाज उठाते थे। वे मार्क्सवादी विचारों से वे प्रभावित है और उनकी रचनाओं में करुणा, मैत्री, मानवतावादी सोच देखने को मिलती है। एक बार फिर से देखें, उनकी रचनाओं में करुणा, मैत्री और मानवतावादी सोच देखने को मिलते हैं, और उनकी निष्ठा या आस्था समाजवाद और जनतंत्र में है। समाजवाद क्या है? सोशलिज्म को ही समाजवाद कहते हैं, क्योंकि समाज में सभी को जीने का अधिकार समान है। तो यही समाजवाद का नारा है। तो इसी पर वे विश्वास करते थे। तो इसीलिए ही वो बौद्ध धर्म में जाकर दीक्षित भी हुए थे, क्योंकि समाज में जाति के आधार पर कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, इस बात पर बाबा नागार्जुन विश्वास नहीं करते थे।
और दूसरा है जनतंत्र। जनतंत्र माने जो डेमोक्रेसी है तो उसे कहते हैं, क्योंकि जनता के लिए जनता की सरकार, तो उसी में वे विश्वास करते थे। तो यही है धर्म दर्शन और उनके राजनीतिक विचार। एक बार फिर से देखिए, नागार्जुन बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे, वे मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित थे। उनकी रचनाओं में करुणा, मैत्री और मानवतावादी सोच देखने को मिलती है और उनकी निष्ठा समाजवाद और जनतंत्र में है। आगे देखिए उनकी रचनाओं की विशेषताएं। देखिए, नागार्जुन कवि होने के साथ साथ उपन्यास लेखक भी थे। उनके कई उपन्यास हमें पढ़ने को मिलेंगे। और पहले जो मैंने कहा था, वे प्रगतिशील रचनाकार है, प्रोग्रेसिविज्म, उसी में वे विश्वास रखते थे, वही प्रगतिशील रचनाकार है। और जनवादी कवि थे, यानी कि सामान्य जनता के कवि थे नागार्जुन। सामान्य जनता के लिए वकालत करने वाले कवि थे बाबा नागार्जुन। और उनकी रचनाओं में, पहले ये भी मैंने कहा था, उनकी रचनाओं में क्या क्या देखने को मिलते हैं? करुणा, मैत्री और मानवतावादी सोच देखने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप में देश प्रेम की भावना भी उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलेंगे। समाज में व्याप्त शोषण और अन्याय के खिलाफ अपनी रचनाओं द्वारा वे आवाज उठाते हैं। देखो, ये शोषण चाहे गरीबों के प्रति हो, अन्य सामान्य जनता के प्रति हो, और सरकार द्वारा जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो हो, इन सभी के खिलाफ बाबा नागार्जुन अपनी रचनाओं के द्वारा आवाज उठाते हैं। और उसी तरह प्रकृति पर मनुष्य का जो हस्तक्षेप है, जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, उसी में वही बताया जा रहा है। प्रकृति पर मनुष्य का हस्तक्षेप, एक प्रकार से प्रकृति का शोषण, उसके बारे में भी उनकी रचनाओं में वे आवाज उठाते हैं। तो यही है, समाज में व्याप्त शोषण और अन्याय के खिलाफ वे अपनी रचनाओं के द्वारा आवाज उठाते हैं। प्रकृति वर्णन में वे सिद्धहस्त हैं, क्योंकि उनकी रचनाएं या उनकी कविताओं में जब हमें ऐसा लगता है प्रकृति का हर एक रूप या हर एक बिंब हमारे मन में जीवित हमें देखने को मिलता है। तो ये प्रकृति का जो बिंब वर्णन में वे सिद्धहस्त है। जैसे कि आप कविता में प्रवेश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह उन्होंने हमारे सामने एक नदी का शब्द चित्र खींचा है। तो उनकी रचनाओं की विशेषताओं पर एक बार और नजर डालें। वैसे तो वे प्रगतिशील रचनाकार है, जनवादी कवि थे। उनकी रचनाओं में करुणा, मैत्री, मानवतावादी सोच और देश प्रेम देखने को मिलते हैं। समाज में व्याप्त शोषण और अन्याय के खिलाफ वे अपनी रचनाओं के द्वारा आवाज उठाते हैं। प्रकृति वर्णन में वे सिद्धहस्त हैं। आगे उसके शिल्प पक्ष देखेंगे उनकी रचनाओं के द्वारा। शिल्प पक्ष माने उनकी भाषा कैसी थी, उन्होंने जो कविताओं में किस शैली का प्रयोग किया है, वैसे यानी कि व्यंग्य शैली का है या सपाट बयानी है, इस तरह शिल्प पक्ष कहते हैं। यानी कि कविता में जो थीम जो है वो हम पहले कहा था, वस्तु पक्ष में जो हमने पहले विशेषताओं के बारे में जो पहले हमने कहा था, जैसे कि उनकी कविताओं में करुणा, मैत्री, मानवतावादी स्वर, वो सब हम वस्तु पक्ष में जाएंगे। शिल्प पक्ष में उनकी भाषा कैसी थी, उनकी रचनाओं की शैली कैसी थी, इन सब के बारे में कहेंगे। देखिए, उसी में उनकी कविताओं में, नागार्जुन की कविताओं में संस्कृत की ललित शब्दावली मिलती है। वैसे वे संस्कृत बहुत अच्छी तरह जानते थे। उनकी कविताओं में संस्कृत के ललित शब्दावली देखने को मिलते हैं। प्रकृति वर्णन में भाषा बहुत ही सरल है। उनके प्रकृति वर्णन संबंधी कई कविताएं हैं, उनमें सभी लोग समझ सके, यही उनका लक्ष्य था। उनकी कविताएं सभी लोग समझ सके, पढ़ सके, इसलिए वे बहुत ही सरल शब्दों में प्रकृति वर्णन संबंधी कविताएं हमारे सामने रखती है। अब व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग भी बहुत किया है उन्होंने,
यानी कि उनको जो बात कहनी है वो व्यंग्य शैली में प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने सोचा था। तो इसलिए व्यंग्यात्मक वर्णन उनकी कविता में देखने को मिलते हैं। और लोकोन्मुखी भाषा का प्रयोग, लोक भाषा का यानी फोक, लोकोन्मुखी भाषा का प्रयोग उनकी कविता में देखने को मिलते हैं। तो उनकी रचनाओं की विशेषताओं में पहले शिल्प वस्तु पक्ष हमने देखा था। वे प्रगतिशील रचनाकार है, जनवादी कवि थे। उनकी रचनाओं में करुणा, मैत्री, मानवतावादी सोच, देश प्रेम आदि दिखाई देते हैं। समाज में व्याप्त शोषण और अन्याय के खिलाफ वे अपनी रचनाओं के द्वारा आवाज उठाते हैं। प्रकृति वर्णन में वे सिद्धहस्त हैं। अब आगे शिल्प पक्ष की ओर जाए तो उनकी कविताओं में संस्कृत की ललित शब्दावली देखने को मिलते हैं। प्रकृति वर्णन में भाषा सरल है, व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग है, लोकोन्मुखी भाषा का प्रयोग किया है। अब हम देखेंगे उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। देखिए, मैथिली में एक काव्य संग्रह है उनके, जिन पर उनको पुरस्कार भी मिला था। पत्रहीन नग्न गाछ, ये मैथिली भाषा में लिखा गया काव्य संग्रह है। देखिए, मैथिली भाषा जो है हिंदी की एक बोली है, तो ये बात आप समझ में रखिए। मैथिली कोई और भाषा नहीं है, हिंदी की ही एक बोली है मैथिली भाषा। और हिंदी में उनके काव्य संग्रह है भस्मांकुर, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तो ये काव्य संग्रह है। और उनके प्रसिद्ध उपन्यास है बलचनमा, बाबा बटेश्वर नाथ, और भी कई उपन्यास के, रतिनाथ की चाची, बहुत सारे उपन्यास है उनके। और कविताएं भी बहुत है। मैंने प्रमुख रचनाएं संबंधी और आपके ये जो पुस्तक में जो दिया गया था काव्य संग्रहों के नाम, उसी को ही मैंने लिया है। तो देखिए, प्रमुख रचनाएं हैं मैथिली में पत्रहीन नग्न गाछ, और हिंदी में भस्मांकुर, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली। फिर उपन्यास है बलचनमा, बाबा बटेश्वर नाथ। आगे देखिए उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, ये भी हम देखेंगे। 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला था। 1983 में हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा विशिष्ट साहित्यकार पुरस्कार मिला। फिर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार मिला। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि है, राष्ट्र कवि है वे। तो उनके नाम पर जो पुरस्कार था उसे नागार्जुन को दिया गया था। फिर बिहार सरकार द्वारा राजेंद्र शिखर सम्मान से नवाजा गया था उन्हें। और फिर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राहुल सांकृत्यायन सम्मान। राहुल सांकृत्यायन भी हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक है, आलोचक है। उनके नाम पर दिया गया पुरस्कार है ये। वो पुरस्कार बंगाल सरकार द्वारा नागार्जुन को दिया गया था। तो पुरस्कार देखिए, 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1983 में लखनऊ के हिंदी संस्थान द्वारा विशिष्ट साहित्यकार पुरस्कार मिला। फिर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार मिला। बिहार सरकार द्वारा राजेंद्र शिखर सम्मान मिला। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ था। अब हम देखेंगे उनकी मृत्यु कब हुई। 1998 में नागार्जुन की मृत्यु हुई थी, नागार्जुन का निधन हुआ था। तो ये थे नागार्जुन संबंधी एक संक्षिप्त विवरण। देखिए, ये आपको पहले जानना है। जब हम किसी कविता पढ़ेंगे या कोई कविता पढ़ेंगे, उसके पहले उस कविता के रचयिता संबंधी जानकारी प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। और ये जो बाबा नागार्जुन है, वो इतने अधिक बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार थे। कविता और गद्य दोनों सविधाओं में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई थी। और इसलिए नागार्जुन संबंधी बहुत ही संक्षिप्त परिचय है। नागार्जुन के बारे में जितना भी कहे वो अधिक नहीं होगा। उतनी सारी बातें उनके बारे में कहना है। उनकी भाषा के बारे में,
उनके समाज के संबंध में, समाज के जो भी समाज में जो गतिविधियां चल रही है उनके संबंध में उन्होंने अपनी रचनाओं में उनका वर्णन कैसे किया, इन सब के बारे में बहुत सारी बातें कहनी है। लेकिन आप जैसे सेकंड लैंग्वेज के विद्यार्थी है, आपको बहुत ही संक्षिप्त जानकारी ही आवश्यक है, तो इसलिए बहुत संक्षिप्त रूप में नागार्जुन का एक परिचय मैंने यहाँ दिया। तो ये इसे आप दोबारा पढ़ लीजिए, उसके बाद हम एक कविता की ओर, वो फिर जी उठी। यहाँ वो है एक नदी, एक नदी के पुनर्जीवन पर ये जो कविता है उसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।